Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. नमस्कार दोस्तों, लादेन के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लीडर ऑफ अलकायदा लादेन के बारे में, तो पता चला कि लादेन कोई सामान्य घर या मिडिल क्लास से नहीं बल्कि सऊदी अरब के एक अरबपति शेख का बेटा था। परिवार इतना अमीर था कि सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ उठना बैठना तक था। लादेन के चाचा ताऊ के लड़के या तो कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए या परिवार के बिजनेस में लग गए। खुद लादेन भी साल 1971 में ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, जहां उनकी दोस्ती स्पेनिश लड़कियों से हो जाती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि वही लादेन दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बन गया। वह लादेन जो अमेरिका का फैन हुआ करता था, वही लादेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाकर हजारों लोगों की जान ले लेता है। आखिर लादेन इतना कट्टर कैसे बना कि सब कुछ मिलिटेंट ने सऊदी अरब का मक्का मदीना जो मस्जिद था उस पर कब्जा किया, तो उसने उन विद्रोहियों को विरोध करने के बजाय उनका समर्थन किया और उन्हें सच्चा मुसलमान तक कहा। लादेन सऊदी अरब का था तो वह अफगानिस्तान में जाकर के युद्ध क्यों लड़ रहा था? लादेन को सूडान जैसे देश में क्यों भगा दिया था? आखिरकार लादेन का गुरु कौन था? लादेन ने अपने ही गुरु को मारकर दुनिया के सबसे डेडलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा को कैसे जन्म दिया? आखिर कैसे लादेन बना दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक आतंकी? जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। लादेन का असली नाम, पूरा जो नाम था उनका, ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था। लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद शहर में होता है। लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन मूलतः यमन के रहने वाले होते हैं, लेकिन बेहतर अवसरों की तलाश में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले ये यमन से सऊदी अरब आ जाते हैं। अपने शुरुआती दिनों में लादेन के पिता ने ईंट बिछाने के काम से लेकर के जहाज में माल ढोने तक का काम किया है। 1950 आते आते वो सऊदी अरब के रॉयल फैमिली यानी कि हाउस ऑफ साउथ के छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के साथ टेंडर उठाने लगते हैं। लेकिन 1960 में लादेन के पिता की किस्मत तब पलटती है जब मदीना के से जिद्दा तक जाने वाले हाईवे को बनाने वाली एक फॉरेन कंस्ट्रक्शन कंपनी एक काम को बीच में ही छोड़ करके भाग जाती है और यह प्रोजेक्ट उनके झोली में आकर के गिर जाता है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद लादेन की पिता की साख कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काफी बढ़ जाती है। उनकी दिलचस्पी, उनकी कंपनी सऊदी की टॉप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उठाने लगती है। इसी कारण धीरे धीरे लादेन के परिवार की नजदीकियां सऊदी अरब के रॉयल फैमिली से भी बढ़ जाती है। लादेन के पिता ने जिंदा रहते हुए $5 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर लिया था, जिसमें से बताया जाता है कि $300 मिलियन लादेन को अपनी पैतृक संपत्ति के तौर पर मिला। लादेन की मां हमीदा अल अताश लादेन के पिता की 10वीं बीवी थी, जो बेसिकली सीरिया की रहने वाली थी। लादेन के पिता ने लगभग 22 से अधिक शादियां की है, 22 से ज्यादा। लादेन उनके 58 बच्चे उनके टोटल थे, जिसमें से 7वें नंबर के वो लादेन बच्चे थे अपने पिता के। लादेन अपने आप में काफी डिसिप्लिन्ड था। यह डिसिप्लिन उसे कहीं और से नहीं बल्कि अपने पिता से ही मिला था, जो काफी सख्त और धार्मिक व्यक्ति थे। अपने समय पर बच्चे समय पर नमाज पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इनका भी वो अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन इसी बीच में साल 1968 में लादेन के पिता की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। लादेन के पिता की मौत के बाद लादेन की मां ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह लादेन का बचपन अपने स्टेप फादर के घर पर ही गुजरता है। लादेन की शुरुआती पढ़ाई 1968 से लेकर के 1976 तक सऊदी अरब के एक इंग्लिश स्टाइल स्कूल में जो अल थगाम में हुई, जहां बड़े बड़े शेख और रईसों के बच्चे पढ़ने आते थे। साल 1971 की गर्मियों की छुट्टी में लादेन अपने भाई के साथ ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्स करने की पढ़ाई करने के लिए चले जाता है, जहां पर उसकी एक स्पेनिश गर्लफ्रेंड भी बनती है। लादेन को फुटबॉल देखना भी पसंद था और खेलना भी, और इंग्लिश फुटबॉल टीम आर्सेनल का दीवाना हुआ करता था।
क्लास के होमवर्क पूरा करता था और शांत रहता था। लेकिन सवाल यह है कि लादेन का बचपन तो बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल जीवन उनका गुजरा था। तो फिर आखिरी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से लादेन एक कट्टरपंथ की तरफ बढ़ जाता है? और इसके पीछे था मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक संगठन। यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कहानी लादेन से जुड़ी हुई है। मुस्लिम ब्रदरहुड दरअसल आतंकवादी इस्लाम की पैरोकारी करने वाला एक कट्टरपंथी संगठन है, जिसकी स्थापना साल 1928 में इजिप्ट यानी कि मिस्र में हुई थी। ब्रिटिश के खिलाफ हुई साल 1956 में। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जब मिस्र में उनका अलग सेकुलर सरकार आती है, तब मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन गमा अब्दुल नसीर की सेकुलर सरकार के खिलाफ भी विद्रोही कार्यवाही करने लगता है। इससे परेशान होकर के मिस्र की सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी नेताओं को देश से बाहर निकाल दिया। ऐसे में सऊदी अरब देश ने मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं को अपने ही देश में शरण दी। सऊदी अरब के किंग फैसल की अनुमति पर मुस्लिम ब्रदरहुड होड़ के नेता सऊदी अरब में रहने लगते हैं। उन्होंने अपने देश मिस्र में चल रहे आंदोलनों को फंड करने के लिए सऊदी के अमीर और यंग शेख लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। इन्हीं शेखों में से एक था लादेन। जल्द ही लादेन भी मुस्लिम ब्रदरहुड का मेंबर बन जाता है और वह रेगुलर स्कूल के बाद ब्रदरहुड की मीटिंग में जाने लगता है। लादेन की दिलचस्पी इस्लाम के कट्टरपंथी आदर्शों के खिलाफ की तरह बढ़ने लगती है। इस तरीके से लादेन के जीवन में एक जिहाद की एंट्री होती है, लेकिन वह तो बस शुरुआत था। लादेन का असली ब्रेन वॉश अभी होना बाकी था। साल 1974 में स्कूल से निकलने के बाद जहां लादेन के कुछ भाई स्वीडन के कैलिफोर्निया कनाडा फॉरेन एजुकेशन के लिए निकलने जा रहे थे, तो पूरे तरीके से इस्लामिक स्टडीज में दिलचस्पी लेने लगता है। भले ही लादेन किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेकर के मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका फोकस इस्लामिक सब्जेक्ट पर ही रहा। ददन को ब्रेन वॉश करने वाले ही में उसकी अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी का बड़ा हाथ है। यह कॉलेज पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक स्कॉलर्स के गढ़ के रूप में फेमस था। यहाँ पर कुरान की इंटरप्रिटेशन के बाद डिफरेंट इस्लामिक थॉट की पढ़ाई होती है। कुल मिलाकर यह कॉलेज इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा को बनाए रखने के पक्ष में था। वहीं अगर कोई इस्लाम की उदारवादी विचारधारा को प्रमोट करे तो यह लोग उस आदमी और विचारधारा का विरोध करते। अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इस्लामिक कट्टरपंथ धारा को छात्रों के बीच फेमस करने के लिए एक फिलिस्तीनी प्रोफेसर का बड़ा हाथ रहा, जिसका नाम था अब्दुल्लाह यूसुफ अज्जम, जो फादर ऑफ जिहाद, जिन्हें लोग फादर ऑफ जिहाद का लोग कहते थे। कहा जाता है कि लादेन को एक सामान्य बच्चे से जिहादी बनाने का काम इसी आदमी ने किया। चाहे अलकायदा की आधार सेला रखनी हो या फिर इंडिया के अगेंस्ट लश्कर ए तैयबा का टोटल फॉर्मेशन करना हो, इसके पीछे भी यही आदमी खड़ा था। इसकी विचारधारा इतनी प्रभावी थी कि लादेन दिन रात अज्जम की ऑडियो और वीडियो टेप सुना करता था। वहीं जब लादेन के पैसे, बिजनेस और रुतबे से काफी ज्यादा प्रभावित रहा, एक तरह से लादेन भी इस प्रोफेसर के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। इसी कॉलेज में लादेन की दोस्ती सऊदी प्रिंस तुर्की फैसल से होती है, जो आगे चल करके सऊदी इंटेलिजेंस सर्विस का हेड बनता है। कॉलेज के दिनों में ही लादेन फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से बहुत परेशान रहा करता था। डिबेट्स में वह शिया और सुन्नी के एक हो जाने की बात कहा करता था। लादेन मुस्लिम देशों की उन सेकुलर सरकारों के खिलाफ भी था जो उनके अनुसार इस्लाम के सही नियम कायदों पर नहीं चल रहा था। अब उनके पास सब था, विचार था, पैसा था, हिम्मत था, ताकत की कमी भी नहीं थी। तो बस एक मकसद था कि लादेन की यह मिन्नत भी 1979 में पूरी हो जाती है, जो थोड़ी बहुत ताकत की कमी थी। साल 1979 में सऊदी अरब के कट्टरपंथी मिलिटेंट ने मक्का की ग्रेट मस्जिद को कब्जे में ले लिया, जहां लादेन को लगा कि यह मिलिटेंट जिन्होंने कब्जा किया है, यही असली लड़के हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने उसूलों के लिए अपनी जान तक गंवा दी। यही सच्चे मुसलमान है। इन मिलिटेंट से इंप्रेस होकर के अब लादेन ने भी खुद को जिहादी घोषित कर दिया। बाकी होपिंग पीपल इन द वर्ल्ड दिस एंड अंडर एक्ट ऑफ अग्रेशन एंड इजिप्ट भी लेहा इधर नवंबर में यह हादसा हुआ और दिसंबर में ही सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था।
इससे लादेन को अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ रहे अपने मुसलमान जिहादी मुजाहिदीन दोनों का साथ देने का मकसद मिल जाता है। बिना देर किए ही लादेन इस युद्ध में शामिल हो गया। यही लादेन के एक तरह से खूंखार होने की उनकी शुरुआत होती है। क्योंकि यह कोल्ड वार का समय था, इसीलिए अमेरिका भी रूस के खिलाफ इस लड़ाई में कूद जाता है। उसने अफगानिस्तान के लोकल मुजाहिदीन को हथियार और पैसे मुहैया कराना शुरू कर दिया और इससे अमेरिका ने मदद ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की इस तरह रूस और अफगानिस्तान का यह युद्ध मल्टी डायमेंशनल युद्ध बन जाता है। अमेरिका नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में किसी भी तरीके से कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट आए, क्योंकि यहां अगर सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो कहीं ना कहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रूस का प्रभाव बढ़ जाता है और अमेरिका कोल्ड वॉर हार जाता है। यहां सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सरकारों का अंतर जानना जरूरी है कि एक तरह से ऐसी सरकार जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, बिजनेसमैन से प्रभावित होती है, पैसे वालों को ज्यादा फायदा देती है, ऐसी सरकारें कैपिटलिस्ट सरकार यानी कि पूंजीवादी सरकार कही जाती है। दुनिया में पूंजीवादी सरकारों का नेता एक तरह से अमेरिका है। वही सरकारें जो इंडस्ट्री के मालिकों की जगह गरीब और मजदूर केंद्रित नियम लागू बनाती है, सबकी बराबरी की बात करती है, उन्हें सोशलिस्ट या समाजवादी सरकारें कहा जाता है। दुनिया में सोशलिस्ट सरकारों के सबसे बड़े नेता के रूप में आप रूस को मान सकते हैं। इस तरह रूस और अमेरिका दोनों अन्य देशों में अपने अपने जैसी सरकारें बनवाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। इसीलिए जब रूस की अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हुई तो तुरंत ही अमेरिका भी युद्ध में पीछे से रूस के खिलाफ आ जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को उन दिनों पैसे और हथियार तो दिए ही थे, इसके अलावा मुजाहिदीन को धर्म की अफीम भी सुंघा दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि धर्म ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए यह मुजाहिदीन अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। युद्ध में धर्म की एंट्री से बाकी मुस्लिम देश जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ हो जाते हैं, जिससे यह युद्ध जो पहले सिर्फ रूस और अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के बीच लड़ा जा रहा था, अब यह रशिया और सभी अरब मुस्लिम कंट्रीज के बीच हो जाता है। इधर लादेन युद्ध में शामिल होने के लिए सबसे पहले जद्दा के पेशावर की ओर रवाना होता है और वहां जाकर उसका इंतजार उनका गुरु द फादर ऑफ जिहाद अजम कर रहा था। अजम ने लादेन को इंस्ट्रक्शन दिए कि वह अपने पैसे और पावर का यूज इस युद्ध में करे। गल्फ की इंटेलिजेंस सर्जन के अकॉर्डिंग लादेन जिद्दा से पेशावर जाने के बाद वहां ज्यादा दिन नहीं रुका, सिर्फ 1 महीने रुका और 1 महीने रुकने के बाद वो वापस सऊदी अरब आ गया। वहां आकर के उन्होंने सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए लोग इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वह अपने रिश्तेदारों, भाइयों, कॉलेज स्कूल के साथियों के पास गए और पैसा इकट्ठा करने लगा। कुछ लोग तो उसकी अपनी कंपनी में जो काम किया करते थे उनको लेकर के भी वो वापस पाकिस्तान आ गया। CIA के अनुसार लादेन हर साल लगभग $50 मिलियन पैसे गल्फ से इकट्ठे कर लेता था, जिसमें मोस्टली अमाउंट उनके खुद के बिजनेस का हुआ करता था। यहां लादेन अजम के कहने पर मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों और पाकिस्तान के बीच एक कम्युनिकेटर का काम कर रहा था। फंड्स इकट्ठा करने में लादेन और उनके कॉलेज के दोस्त और प्रिंस तुर्की फैशन जो कि सऊदी इंटेलिजेंस का हेड बन चुका था, उसका भी सहायता मिलती है। सोवियत और अफगान वार में लादेन के पार्टिसिपेशन की वजह से अजम और लादेन की खूब दोस्ती बनती है, जिसके दम पर उन्होंने साल 1984 में मकतबुल खिदमत नाम से एक संगठन बनाया। इस संगठन के निर्माण में लादेन और अजम के अलावा ईमान अल जवाहिरी नाम का एक इजिप्शियन था, यानी कि मिस्र का आतंकवादी था, जिसे अमेरिका के कहने पर इजिप्ट की जेल से निकाल करके पाकिस्तान भेजा गया था ताकि वह अफगानिस्तान की तरफ से सोवियत के खिलाफ लड़ने में काम आए। तीनों कैरेक्टर आप आगे के लिए याद रखिएगा ताकि लादेन, अजम और अल जवाहिरी, क्योंकि आगे चल करके इनका काफी जिक्र होने वाला है। इन तीनों द्वारा बनाए गए मकतबुल अल खिदमत का काम कैटलिस्ट के देशों में फंडिंग इकट्ठा करना और अफगानिस्तान की तरफ से युद्ध में लगाना था। इसके अलावा यह संगठन नए लड़कों को भर्ती से लेकर के इनकी ट्रेनिंग तक का काम भी किया करते थे। इस पूरी प्रोसेस में लादेन का बहुत बड़ा योगदान था। लादेन अमेरिका द्वारा फंडित पाकिस्तान के इन ट्रेनिंग कैंप्स में इन लड़कों को ट्रेन करके अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए भेजा करता था। इसके अलावा वो पाकिस्तान में पब्लिश होने वाली कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा वाली मैगजीन को अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाने का भी काम करता था। यह काम करने के बाद भी पाकिस्तान में अपने शुरुआती दिनों में लादेन की ज्यादा चर्चा नहीं होती। उसे लोग सिर्फ सऊदी अरब के शेख के रूप में जानते थे। बस
मुजाहिदीन के अंदर ही अंदर चर्चा चल रही थी कि एक सफेद सांप से कपड़े पहना एक सऊदी के शेख आता है जो कैंप्स में जख्म होके बादाम चॉकलेट जैसी चीज देकर के जाता है। इसके अलावा लादेन अपनी उदारता के लिए भी लोगों के बीच में फेमस था। वह अपने दोस्तों को जूते, घड़ियां, पैसे या अन्य चीज ऐसे भी देता। जो अलकायदा के एक मेंबर ने 2001 में दिए इंटरव्यू में बताया कि लादेन ने उसे उनकी शादी के लिए $1000 दिए थे। अभी तक लादेन की इमेजेस अब तक एक सॉफ्ट ड्रग के रूप में था, उसको ज्यादा भाव नहीं दिया गया। लेकिन लादेन के कैरेक्टर में चेंज तब आया जब अचानक से मिडिल ईस्ट में इस युद्ध में अमेरिका की फंडिंग और अधिक बढ़ जाती है। हजारों नौजवान मुस्लिम लड़के जिहाद के लिए अफगानिस्तान आने लगते हैं, जिससे रूस के खिलाफ हमले भी तेज हो गए। अब लादेन भी अपनी टुकड़ियां लेकर के मैदान में उतरना शुरू हो गया। लादेन के साथ लड़ रहे मुजाहिदीन बताते हैं कि जितना जज्बा उसकी बातों में रहा करता था, उससे कई गुना ज्यादा जज्बा उनमें लड़ते हुए देखा गया। लादेन के साथ लड़ा मियां मोहम्मद आगा आजम ने 2001 में दिए हुए अपने इंटरव्यू में बताया कि उसने 1987 में हुए बैटल ऑफ जाजी में लादेन को सिर्फ 50 फॉरेन फाइटर्स के साथ रूस की पूरी टुकड़ी के खिलाफ लड़ते हुए देखा है। उससे लादेन को एक राइफल और एक रॉकेट लॉन्चर के मदद से रूसी हेलीकॉप्टर को नास्ते नाबूद करते हुए तक देखा है। वह उस दिन मौत से बेखौफ होकर लड़ रहा था। बैटल ऑफ जाजी के बाद ही लादेन की बहादुरी के किस्से मुजाहिदीन के साथ साथ अरब देशों में ही फैलने लग गए। अब मुजाहिदीन को मालूम चला कि सऊदी अरब से एक शेख आया है जो पागलों की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ता है। अगले 3 साल तक दिन फील्डर पर सोवियत के खिलाफ ऐसे ही लड़ा और उसकी रेपुटेशन और पॉपुलर अर्जन से भी अधिक ऊपर पहुंच जाती है। यही थी हमारी लादेन की हिस्ट्री के बारे में। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि लादेन ने कैसे अमेरिका में इतना बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें हजारों लोगों की जान उन्होंने चुटकियों में ले ली। खैर, अगले एपिसोड का आप लोग इंतजार जरूर कीजिएगा। एक ही एपिसोड में इसके बारे में पूरी जानकारी देना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी आप हमारी मजबूरी हमसे बेहतर समझते हैं। खैर, यही थी हमारी आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बस चुटकियों में महज 3 दिन की उनकी प्लानिंग और 3 दिनों में ही उन्होंने कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।